हमारे जो 7 चक्रास हैं जैसे योगिक फिलॉसफी में और ग्लैंड्स मॉडर्न साइंस में, इनका आपस में कोई कनेक्शन है? 100% कनेक्शन है, 100%। अब इसके कनेक्शन से पहले हमको एक मैं छोटी सी चीज़ भी आपको क्लियर करना चाहूँगा कि मैं न्यूरो साइंस एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अभी जितना मैं सीखता जाता हूँ उतना समझ में आता है कि कुछ नहीं आता भैया। अभी तो बहुत कुछ है इस शरीर के, इस ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए। तो चक्रास की आपने बात की, सबसे पहले चक्रा से पहले जैसे मैंने कहा, हम एक 5 कोश से बना हुआ पिंड हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि अन्नमय कोश से पहले हम प्राणमय कोश हैं। प्राणमय कोश वो कोश है जिसमें हमारी 72,000 नाड़ियां प्रवाह कर रही हैं। हमारे शरीर में नसें प्रवाह कर रही हैं जिसमें खून दौड़ता है। हमारी नाड़ियों में प्राण प्रवाह कर रहा है। जो एनर्जी, जैसे हमने श्वास भरी, उस श्वास में से ऑक्सीजन तत्व अलग निकलता है, प्राण तत्व अलग निकलता है। जो प्राण तत्व है उसको आज मॉडर्न मेडिकल साइंस ईथर के नाम से भी जान रही है, ईथर या आकाश तत्व के नाम से भी जान रही है। लेकिन जिस तरह से आप ब्लड को देखोगे, तो ब्लड को अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें से बहुत सारे कंपोनेंट्स निकलते हैं, अलग अलग सेल्स निकलते हैं। ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल अलग निकलेगा, रेड ब्लड सेल अलग निकलेगा, प्लेटलेट्स अलग निकलेंगे। तो बहुत सारे कंपोनेंट से मिला हुआ वो ब्लड है। लेकिन जो एक एमेच्योर है या जो व्यक्ति उसको नहीं जानता, उसके लिए वो ब्लड है। हमारी श्वास सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, इसमें प्राणों का प्रवाह लगातार हो रहा है। इसलिए जो हमारा दूसरा कोश है, प्राणमय कोश, जिसमें 72,000 नाड़ियां प्रवाहित हो रही हैं। और आप, कई बार मैं मजाक में ये बात बोलता हूं कि कोई पुराने जमाने में लोग के घर में 8-10 बच्चे हो जाते थे तो 10 के नाम याद करना भी मुश्किल हो जाता था, है ना। मतलब ये नहीं पता होता था लोगों को, ये पता हो ये तीसरे नंबर वाला, ये 5वें नंबर वाला। लेकिन ये 72,000 नाड़ियों में एक एक नाड़ी का नाम भी दिया गया। सिर्फ ये इड़ा पिंगला सुषुम्ना नहीं है, उसके अलावा यहां से गांधारी प्रवाहित हो रही है, यहां से हस्तजीवा प्रवाहित हो रही है, उसके बाद पुषा प्रवाहित हो रही है, उसके बाद जो है अश्विनी प्रवाहित हो रही है। तो 72,000 की 72,000 नाड़ियों के नाम हैं बकायदा, उनकी लोकेशंस हैं, उनके काम हैं। और इसी को ही चाइनीज मेडिसिन ने डिस्कवर किया एज मेरिडियंस, मेरिडियन पॉइंट्स, जिनके ऊपर वो अपनी एक्यूपंक्चर साइंस के बारे में भी बात करते हैं कि शरीर में बहुत जगह हमारा एनर्जी ब्लॉकेज होता है, तो निडल से हल्का सा पंचर करके उस एनर्जी को दोबारा से रेगुलेट और प्रवाहित किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें चक्रों की, वो सभी के सभी 7 चक्र हमारे मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक, वो भी हमारे प्राणमय कोश में आते हैं। वो हमारी फिजिकल बॉडी में नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी फिजिकल बॉडी को और हमारी पूरी दुनिया को वही 7 चक्र चला रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि सर ये कहाँ है भाई, हम ब्लड को तो देख पाते हैं कि ये ब्लड है, ये 7 चक्र कहाँ दिखते हैं। मैं कहता हूं आपके पास अभी बहुत खूबसूरत सा एक फोन था, फोन तो दिख रहा है, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दिखाओ कहाँ है, कहाँ है। सॉफ्टवेयर है। हाँ, नहीं दिखाओ ना कहाँ है। वो तो जब आप फोन ऑन करोगे वो फोन के साथ ही रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन अगर आपके फोन में से ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दिया जाए तो आप फोन ऑन भी नहीं कर पाओगे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 7 चक्र जो है पूरे शरीर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूरे शरीर को चला रहे हैं। तो अगर पूरे शरीर को चला रहे हैं तो इनके साथ सभी हमारे ग्लैंड्स भी कनेक्टेड हैं, क्योंकि हमारे शरीर को चलाने का जो मेजर काम है वो हमारे ग्लैंड्स कर रहे हैं। हर एक ग्लैंड कुछ हार्मोन रिलीज करता है, और ये हार्मोन्स हम कैसा फील करेंगे, हम कैसा एक्ट करेंगे, हम कैसा बात करेंगे, हम कैसा काम करेंगे जिंदगी में, ये सभी ग्लैंड्स डिसाइड करते हैं। मान लो मेरे सामने कोई शेर आता है, तो मेरा एड्रेनल ग्लैंड कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन नाम का एक दो हार्मोन्स रिलीज करता है। एड्रेनलिन रिलीज होते ही खत्म हो जाता है, फिर वो कॉर्टिजोल में कन्वर्ट होता है, ताकि मेरी बॉडी एक फाइट एंड फ्लाइट मोड को चालू कर सके। अगर मेरे सामने से कोई ट्रेन आ रही है और मेरा फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट नहीं हुआ, या तो लड़ो या भागो, अगर दोनों ही एक्टिवेट नहीं हुए तो क्या होगा? हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ग्लैंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि ये जो हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं उसके बेसिस पर हमारी बॉडी डिसाइड करती है कि क्या करना है। और ये जो ग्लैंड्स हैं ये इस फिजिकल बॉडी का एक पार्ट है। इन ग्लैंड्स को ऑपरेट कर रहे हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम इन ग्लैंड्स को ऑपरेट कर रहा है वो हमारे 7 चक्र हैं। जैसा हमारा मूलाधार है वैसे ही आप देखोगे कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, हमारी मेल्स में टेस्टीज हैं, फीमेल में ओवरीज हैं, वो उससे कनेक्टेड हैं। ठीक जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं उसके ऊपर जो है हमारा एड्रेनल ग्लैंड आता है, जो किडनी, दोनों किडनीज के ठीक ऊपर हमारे सिचुएटेड आते हैं। उसके ऊपर हमारा हार्ट चक्र आता है, जो कि हमारा थाइमस ग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है। हमारा थाइमस इज अ पावरफुल ग्लैंड। उसके बाद हमारा थायराइड ग्लैंड, उसके बाद हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद हमारा पिनियल ग्लैंड, जो कि हमारे सहस्त्रार चक्र से लेके मूलाधार तक कनेक्टेड है। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि हर एक चक्र के साथ एक ग्लैंड एसोसिएटेड है।
सहस्त्रार के साथ हमारा पिनियल ग्लैंड एसोसिएटेड है, थर्ड आई के साथ हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एसोसिएटेड है, हमारे कंठ चक्र के साथ हमारा, जिसको हम विशुद्धि चक्र बोलते हैं, इसके साथ हमारा थायराइड ग्लैंड एसोसिएटेड है, हमारे अनाहत चक्र के साथ हमारा थाइमस ग्लैंड, हर एक ग्लैंड के साथ एक चक्र एसोसिएटेड है। और ग्लैंड्स को तो अभी हमने 100-150 साल पहले जाना है, ये चक्रों को तो हमने हजारों साल पहले जान लिया था। तो वो लोग जो थे वो अन्नमय कोश पर काम नहीं करते थे। हमें लगता है कि शरीर बीमार हुआ है, शरीर को ठीक करो, वो कहते थे प्राणमय कोश को ठीक करो, आनंदमय कोश तक को ठीक करो, तो शरीर अपने आप ठीक होने लगता है, बिकॉज इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एनर्जी। सर, ग्लैंड्स की प्रॉपर फंक्शनिंग में और चक्रास के एक्टिवेशन या जैसे आपने कहा बैलेंस, उसमें ब्रेथ क्या रोल प्ले करती है? बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि आप देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा अन्नमय कोश के बाद दूसरा कोश है जिसको हमने प्राणमय कोश बोला, वो प्राणमय कोश है ही ब्रेथ का कोश। उस प्राणमय कोश में 72,000 नाड़ियां प्रवाह कर रही हैं। उन नाड़ियों में क्या प्रवाहित हो रहा है? प्राण प्रवाहित हो रहा है। वो प्राण कहां से आ रहा है? ब्रीदिंग से आ रहा है। अगर वो ब्रीदिंग नहीं है तो वो प्राण हमें नहीं मिल रहा। मैं मजाक में कई बार ये एग्जाम्पल देता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को उसका जीवन समाप्त हो गया है, उसको वो चला गया है, उसके जाने के बाद अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं तो क्या वो वापस से जी उठेगा? हमने ऑक्सीजन तो उसको दे दी, क्या वो जी उठेगा? नहीं, प्राण तत्व मिसिंग हो गया है। तो प्राण आर्टिफिशियल ऑक्सीजन से नहीं मिल रहा है, प्राण तो ईथर एलिमेंट से, जो आकाश तत्व है, वो हमारे शरीर को लगातार मिल रहा है, जो उस सांसों के बीच में है। तो अगर हम अपने पूरे ग्लैंड्स को, जो कि हमारे 7 चक्रों का एक पार्ट है, उसको प्रभावित करना चाहते हैं बिना सांसों को प्रभावित किए, तो ये उतना ही वैलिड है जितने आज वो पुराने 1000 के नोट हैं। ये नहीं चलेगा, काम बनेगा नहीं। लोग बोलते हैं कि हमने अपनी सांसों पर काम नहीं किया, क्या हम कुछ अचीव कर सकते हैं? मैंने कहा सबसे पहले अन्नमय कोश का सबसे अगला जो कोश है वो प्राणमय कोश है। तो अगर प्राणों के ऊपर काम किया, प्राणायाम किया, प्राणों को एक नया आयाम दिया, तो मुझे लगता है कि हर एक चीज आप अपने जीवन में बदल सकते हो। न सिर्फ बीमारियां ठीक कर सकते हो, बल्कि लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को, जो आउटर लेवल पर भी हमको लगता है कि ये तो बाहर की चीज है, ये दूसरे लोग हैं, ये मेरा भाई है, दोस्त है, हस्बैंड है, वाइफ है, उन तक को भी आप प्रभावित करते हो जब आप अपने प्राणों को बदल लेते हो। सर, जब आजकल किसी के, हमारे कल्चर में, संस्कार में ऐसा है कि लंबी आयु का आशीर्वाद दिया जाता है, तो दीर्घायु भव। तो लॉन्जेविटी की अगर हम बात करें, ब्रेथ उससे कैसे कनेक्टेड है? जैसे एक डॉक्टर श्वेता आदातिया हैं, न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वो हमारे शो पे आई थी, तो उन्होंने शेयर किया था कि कुत्ता जो है वो पैंटिंग करता है, ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है, तो फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, 10-12 साल जीता है। टॉर्टॉइज 200-300 साल जीता है, वो 3 या 4 बार ही सांस ले रहा होता है 1 मिनट में। तो क्या लॉन्जेविटी का और ब्रेथ का भी कनेक्शन आप फील करते हैं? बिल्कुल है, और इसको न सिर्फ स्पिरिचुअलिटी वैलिडेट करती है, बल्कि आज मॉडर्न साइंस भी इसको वैलिडेट करती है कि हमारे हम लगभग 40 ट्रिलियन सेल से बना हुआ एक बॉडी है, और 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं हमारे पास। ये सब क्या है? ये सेल्स हैं। सेल्स जो हैं, इनका एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेटिव प्रोसेस। सेल लगातार डीजेनरेट हो रहा है, यानी अपनी क्षमता को खो रहा है। हमारा जो नया सेल है, नया और पुराना मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारा जो सेल है उसकी एक एज है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि उसकी एक उम्र है 1 साल। 1 साल के बाद वो, एग्जाम्पल ले रहा हूं, मतलब हर एक सेल अलग, जैसे स्किन सेल्स 30 डेज में रिप्लेस हो जाते हैं, टफेस्ट से टफेस्ट सब्सटेंस 1 साल में लगभग रिप्लेस हो जाता है। मान लिया उसकी एक उम्र है 1 साल, 1 साल बाद पुराना सेल जाएगा और उसकी जगह नया सेल आएगा। एक मूवी थी हैरी पॉटर, शायद आपने कभी देखी हो, सब नहीं देखी होगी वैसे तो। हैरी पॉटर में एक बर्ड था जो कि डंबलडोर का बड़ा, वो उसका नाम फीनिक्स था। वो फीनिक्स का एक ऐसा मूवी का वो पार्ट था जिसमें फीनिक्स डेड हो जाता है, चला जाता है, और अपनी एशेज में से, अपनी राख में से वो वापस जन्म ले लेता है ना? ऐसा ही था। ठीक हमारा सेल भी उस फीनिक्स की तरह है। वो सेल मरता है, और जब हमारा सेल मरता है तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो हमारा नया सेल यूज करता है नया सेल बनने के लिए। यानी वो रॉ मटेरियल क्या है? वो बेसिकली प्रोटीन है, जिसको हम अमाइनो एसिड बोलते हैं। तो पुराने सेल में से नया सेल अमाइनो एसिड लेता है और एक नया सेल बन जाता है। अगर उस सेल की उम्र 1 साल है, 1 साल बाद मतलब वो खत्म हो जाता है, तो हमको लगभग 100 बार ये कैपेसिटी दी गई कि हमारा सेल रीजेनरेट कर पाए। 100 बार, यानी हम 100 साल तक जीने के लिए बने हैं, स्पेसिफिकली अगर ये बात करें तो।
तो एक बार जब वो सेल डीजेनरेट होकर दोबारा से आता है तो उसकी 1% कैपेसिटी कम हो जाती है। लेमन टर्म्स में बोल रहा हूं, इसको साइंटिफिक बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। 1% कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी जो नया सेल आया वो 99% कैपेसिटी का है। ठीक ऐसे ही वो 100 ईयर्स तक पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल ही उसकी कैपेसिटी जो है वो होने लगती है। अब ये जो सेल 1 साल में रिप्लेस हो रहा है, अगर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये रिप्लेस होगा, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन सेल्स को भी कौन चला रहा है? हमारा प्राणमय कोश। अगर हम अपने सेल को पूर्ण रूप से प्राणों से स्पंदित करते हैं तो हमारे सेल का जो डीजेनरेटिव प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। और आज इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस वैलिडेट कर रही है कि अगर आपकी सांसें गहरी और लंबी हैं तो ये हमारे एजिंग के प्रोसेस को डायरेक्टली इंपैक्ट डालती हैं, स्लो कर देती हैं। यानी आपका वो सेल, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वो जो डॉग है वो इतनी तेज तेज सांस ले रहा है तो वो 5-10 साल ही जी रहा है। क्यों जी रहा है? क्योंकि उसको वो सांसें मिली थी। हमको भी सांसें मिली हैं। क्यों मिली हैं? अगर आप सेल्स को देखो बायोलॉजी के हिसाब से तो हमको सेल्स मिले हैं, लेकिन वो सेल्स किससे ऑपरेट हो रहे हैं? हमारी सांसों से ऑपरेट हो रहे हैं। तो अगर हमने अपनी सांसों को गहरा किया तो वही एक सेल, जो एक एग्जांपल लेते हैं, वो सेल 100 सांस लेने के लिए बना था, 100 सांस। अब वो 100 सांस हम चाहें तो एक दिन में पूरी कर लें, या वो हम उसको गहरी करें तो वो हम 5 दिन चला लें। तो अगर हमने वो 100 सांसों को गहरा किया तो हमारे सेल का उम्र नहीं मिली थी, उम्र नहीं थी, क्योंकि जो पूरा यूनिवर्स है ये टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट से परे की चीज है। यहां पर टाइम नहीं मिला किसी को भी कि इतना टाइम है, टाइम है ही नहीं यहां पर। फिफ्थ डिमेंशन की अगर हम साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो देयर इज नो टाइम, देयर इज नो स्पेस, देयर इज ओनली कॉन्शियसनेस। तो अगर उसको उम्र मिली थी तो वो इस रेल में फिट नहीं होता है। उसको मिली थी सांसें। अब वो सांसें उसने 10 दिन चलाई या वो सांसें उसने 1 साल चलाई, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो कितना समय जिएगा। तो हम अपने एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, लॉन्जेविटी को बढ़ा सकते हैं, हमारी भी जो उम्र है वो भी हेल्दी वाली बढ़ सकती है। क्योंकि मैंने लोगों को देखा है, लोग 70-70, 80-80 साल की उम्र में भी यंग फील करने लगते हैं अगर वो टाइम से उस ब्रेथ वर्क को, उन प्रैक्टिसेस को, प्राणायाम को और बहुत सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। तो डेफिनेटली लॉन्जेविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ब्रेथ। अगर आप अपने प्राणों को स्पंदित करें तो न सिर्फ हेल्दी वाली आयु लंबी हो सकती है बल्कि स्वास्थ्य भी मिल सकता है।